सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी का मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक दिन जिस जुडिशरी का मैं चीफ जस्टिस रह चुका हूँ उस जुडिशरी पर इस तरह का अटैक होगा। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। और हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने सही कहा कि आज कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जज का फैसला आता है। लेकिन ये दिन जो हम आज देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं आया है। हम अगर अपना बैकग्राउंड देखें तो मैं जब यंग था, हमारे एक दोस्त थे श्रेणिक सिंघवी, बड़े अच्छे एडवोकेट गुजरे हैं कलकत्ता के। उनकी फैमिली से हम लोगों का काफ़ी दोस्ताना था। हमारे पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए, तो जैसे एक यंग आदमी होता है, थोड़ा पैसा भी आ रहा है, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली नहीं थी। तो एक दिन मुझसे सोहन राज सिंघवी ने पूछा, इकबाल नमाज पढ़ते हो? मैं डर गया। मैंने कहा कभी कभी। तो उन्होंने बोला कि पढ़ा करो, इतनी बात थी। थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि इकबाल तुमने नमाज शुरू किया कि नहीं? झूठ तो मैं उनसे नहीं बोल सकता था। मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जुमे की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। थर्ड टाइम जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब फिर भी मुकम्मिल यस में नहीं था। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम सुबह की नमाज़ पढ़ लो, तुम्हारा लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगा। और आज भी जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ सुबह की, मुझे सोहन राज सिंह बहुत याद आते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा वक्त भी गुजरा होगा जब एक जैन हिंदू मुसलमान को बोल रहा है बच्चे को नमाज पढ़ो? ये हिंदुस्तान था। पता नहीं वक्त ने क्या बदल दिया। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि ये एक दिन में नहीं हुआ। जब मैं स्टूडेंट था तब आप लोगों को अगर याद होगा, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके एक चीफ जस्टिस बनाए गए थे। क्योंकि मेरे फादर बैरिस्टर थे, इसलिए हमारे यहाँ मजमा लगता था, तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैंने भी बहुत सफोकेटेड फील किया कि ये कैसे हो गया। उस टाइम में जो जजेस थे, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सिटी कोर्ट के जिनको सुपरसीड नहीं किया गया था उनमें से किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, वो लगे रहे। उसमें एक जस्टिस HR खन्ना, फुजैल साहब समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका जब चीफ जस्टिस बनने का टाइम आया तो उनको भी सुपरसीड कर गया और जस्टिस HR खन्ना ने रिज़ाइन कर दिया, जो आदमी हिंदुस्तान और जुडिशरी याद रखता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए और याद करना चाहिए कि जस्टिस HR खन्ना भी उसी सुप्रीम कोर्ट में थे, और जब वहाँ जजेस के ऊपर में अन्याय हुआ, 3 जजेस को सुपरसीड करके एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने कोई रेजिस्टेंस, कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाया। तो जो नुकसान, लॉस, हार्म मुझे किया जा रहा है, मैं तो चीखूँगा, लेकिन आप अगर खामोश हैं तो ये मत समझिएगा कि ये वक्त आपके ऊपर नहीं आएगा, किसी के ऊपर भी ये वक्त आ सकता है।
एक हमने पटना हाई कोर्ट में एक बेल दिया, केस पॉस्को का था, ऑटोमेटिकली पॉस्को का था तो सेंसेशनल केस था। बेल हो गया तो हंगामा हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और शायद मिनिस्टर या एमएलए भी था। गवर्नमेंट सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया बेल। अभी मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना हुआ है, वो उस आदमी को क्लीन एक्विटल दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसको ट्रायल कोर्ट ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल किया तो ट्रायल कोर्ट की हिम्मत इतनी नहीं होती कि जल्दी से बेल दे दे, तो वहाँ भी सज़ा हो गई उसको। लेकिन जब हाई कोर्ट में अब 9 साल बाद वो आदमी रिहा हुआ और ये बोल के रिहा हुआ कि उसके केस में कोई केस नहीं बदला, हमने नाइंसाफ़ी नहीं की। आज हम उमर खालिद को याद करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हमें उसको भी याद करना चाहिए जो 9 साल रह गया इस सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में वो करेज नहीं था, वो हिम्मत नहीं था कि एक अनपॉपुलर डिसीजन ले। ये जो पॉपुलैरिटी का भूत जो जजेस में सवार हो गया है कि हम पॉपुलर बन जाए, जज हिसाब से हम लोग यहाँ पॉपुलैरिटी पोल के लिए नहीं आए हैं। हमें कोई वोट नहीं चाहिए कि हम बहुत पॉपुलर हैं, हम इंसाफ के लिए आए हैं। और इंसाफ भी क्या है, आप में से बहुतों ने एक एक्टर सलमान खान का नाम सुना होगा। कुछ सालों पहले उनके अगेंस्ट में एक केस हुआ कि उन्होंने गाड़ी चलाते हुए शराब के नशे में गाड़ी चलाया और पेडिस्ट्रियन सोए थे, 3-4 उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा दी और वो मर गए। हंगामा हुआ, उनका ट्रायल हुआ, उनको सज़ा हो गई। तो जिनके घर के लोग मारे गए थे उन्होंने बोला अब इंसाफ हो गया। प्रोसिक्यूटर्स जो स्टेट ने बोला कि हाँ इंसाफ हुआ है। उसके बाद सलमान खान बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करते हैं और उनका अपील ग्रांट हो जाता है, उनकी सज़ा ख़त्म कर दी जाती है, वो एक्विटल हो जाता है। अब जो मर गए उनके घर वालों ने बोला ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन सलमान खान के फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोले कि ये इंसाफ हुआ है। तो इंसाफ कौन सा था, वो जो सलमान खान को सज़ा हुई या वो जो एक्विटल हो गया सलमान खान का? दो जस्टिस तो नहीं हो सकता ना, एक ही जस्टिस होगा। जो भी फैसला कानून के दायरे में आके और कानून के मुताबिक हो, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, हमें इंसाफ मिले ना मिले, जो हमारा सिस्टम में है उसी को इंसाफ कहते हैं। जो फैसला कानून के मुताबिक हो, और यही टेस्ट है। तो अगर वो ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक था तो वो नहीं था, और कानून का फैसला जो है हाई कोर्ट ने जो दिया वो अगर कानून के मुताबिक था तो वो जस्टिस है। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये आज की बात नहीं है। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बहुत फेमस एक कोट है, द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस बट वी आर नॉट इक्वल बिफोर द लॉ। देयर इज वन लॉ फॉर द रिच, वन फॉर द पुअर, वन फॉर द माइटी, वन फॉर द वीक। हम आज भी यही बोल रहे हैं, देयर इज वन लॉ फॉर द
rich and one for the poor, one for the strong, one for the weak. तो हम जब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा ही लॉ बनाना होगा जिसमें जस्टिस दे सके हम लोगों को। हम ऐसे दौर से हिंदुस्तान गुजरा है जिसको सलमान साहब ने थोड़ा सा इंडिकेशन भी दिया था कि कोई भी एक्शन कानून के मुताबिक है तो ज़रूरी नहीं है कि उस लॉ को अपहोल्ड किया जाए, उसको माना जाए। उसके बाद जो है ये आया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अगर कानून बना हुआ है, कानून के मुताबिक एक्शन है तो दैट इज़ ऑल राइट, सही है। लेकिन फिर आया कि नहीं, ये कानून जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। जो हमारे जर्नलिस्ट साहब ने बोला कि टच स्टोन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। फिर एक वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सिर्फ कानून बनाने से नहीं है, अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है उससे भी नहीं होगा। वो कानून जो है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना होगा। तो सवाल ये है कि जो भी कानून हम बनाते हैं, हमने तो बोल दिया कानून का राज होगा, लेकिन वो सही कानून है कि नहीं है उसको भी तो पता करना होगा। वो जो है वो जस्ट होना होगा, वो रीजनेबल होना होगा और वो फेयर होना होगा। ये टेस्ट है हमारी कानून की। क्योंकि आज जिस केस में उमर खालिद अंदर हैं वो आज का तो कानून नहीं है। बुलडोज़र जस्टिस तो अब चला है, लेकिन उमर खालिद जिस कानून में है वो कानून इस सरकार के आने से पहले से था। यूएपीए एक्ट था, उसमें ये प्रोविज़न थे। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ उठा और जो जवाब दिया गया है कि वो जज का फैसला नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट का फैसला होना चाहिए। और अगर कोर्ट का फैसला होगा और गलत कानून होगा तो कोर्ट ज़रूर खड़े होकर बोलेगा कि ये गलत है। एक चीज़, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था और वो भी शायद मुझे अगर गलत नहीं याद आ रहा है तो जावेद अख्तर साहब ने पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहेगा? तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि अगर हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है तो वो हिंदुओं की वजह से है। अगर हिंदू यहाँ सेकुलर नहीं होता तो सेकुलरिज्म यहाँ नहीं होता। और मैं समझता हूँ हम सब एग्री करेंगे इस बात से कि जिस दिन हिंदू सोसाइटी ने सेकुलर होना बंद कर दिया उस दिन हमारे पास सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। हम तो मजबूर हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेकुलरिज्म के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। उनके पास है, लेकिन फिर भी वो सेकुलरिज्म के लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे हेगड़े साहब यहाँ आए, अपूर्वानंद यहाँ पे आए, हमारे ये जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पे आए। क्यों आए? लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, पेपर में मैंने देखा है, सही गलत मुझे नहीं मालूम, अयूब साहब को ज़्यादा पता होगा क्योंकि ये बहुत एक्टिव है और मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ पर्सनली भी और अपनी कम्युनिटी की तरफ से कि ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं मजबूरों के लिए। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में उमर खालिद के केस में कि बेहतर यही है कि इस तरह के लोग जेल में ही रहें जब तक कि इनका ट्रायल ख़त्म ना हो। आई मे गॉट शॉक्ड, कैन इट बी ए स्टेटमेंट ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? डज नॉट ही नो द कॉन्स्टिट्यूशन?
Could not the judges rebuffed him? जो टाइम हमने देखा, अगर इस टाइप का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई सॉलिसिटर देता तो फौरन कोर्ट उसको डांटता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं और आप इस टाइप की बात करते हैं कि बेहतर है कि आदमी जेल में रहे जब तक कि इसका ट्रायल ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया, कोर्ट का कोई रिएक्शन नहीं था, बल्कि कोर्ट ने जजमेंट में उसको सपोर्ट ही कर दिया। क्योंकि कानून में हम जानते हैं कि बेल इज़ द रूल, रिजेक्शन इज़ एक्सेप्शन, इतना हम समझाते हैं। लेकिन कानून जो यूएपीए में या दूसरे में, जैसे नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एंड नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इन सब में एक ये है कि अगर उसके खिलाफ एक मटेरियल मिला है तो जब तक कि वो अपने आप को गिल्टी न पर साबित कर सके तब तक वो जेल में रहेगा। लेकिन ये भी कानून है कि एक्सपीडिशियस ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी एक्यूज्ड। तो अगर उसके खिलाफ मटेरियल है लेकिन आप उसका ट्रायल ख़त्म नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको बेल देना होगा। इस प्रिंसिपल कहाँ गया है मुझे समझ में नहीं आया। हर रोज़ हमारे लिए एक नया टेस्ट है। पालकीवाला ने एक बार बोला था, 1947 was the end of his struggle for winning freedom, and 1974 जब ये या 72 या 73 जो भी था ये सुपर सेशन ऑफ जजेस का, उन्होंने कहा दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ स्ट्रगल फॉर प्रिजर्विंग दैट फ्रीडम। तो आज हमारा यही है, हम जो फाइट कर रहे हैं, एक ज़माना था जब हमने फाइट किया था इंडिपेंडेंस के लिए, और हम आज फाइट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए ही। वो इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है उसको प्रिजर्व करने के लिए कि हमें जेल में मत डालो, हमें बोलने का हक है। जब मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में बोला कि गवर्नमेंट इज़ नॉट ए नेशन, स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरनेशनल, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझे क्वेश्चन किया और दूसरे ने टेलीग्राफ ने बड़ा सा छाप दिया कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सेज ए गवर्नमेंट इज़ नॉट नेशन। आज तो लोग मान रहे हैं और हकीकत भी ए गवर्नमेंट कैन नॉट बी नेशन। टुडे इज़ a BJP government, yesterday was Congress government. Was it a Congress nation? Today is the BJP nation. Tomorrow if Congress come, it will again be a Congress nation. We can't change in nation. Nation is one, it will remain one. No matter which party is ruling, parties will come and go. Nation will remain. And what we are fighting today is actually fighting for the nation. ये उमर खालिद का जंग को हम एक इंडिविजुअल का जंग न समझें, ये हम सिर्फ अपने कम्युनिटी मुसलमानों का जंग न समझें। ये जंग जो है हर हिंदुस्तानी की है, और हर हिंदुस्तानी को समझना चाहिए कि अगर आज वो खामोश रहा तो कल वो भी दिन आएगा जब उसके इंडिपेंडेंस भी ले जाएगा, और उस टाइम उसको भी पूछने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा अगर आज वो लोग सामने नहीं आते। तो मैं ज़्यादा कुछ बोल गया शायद, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स जो है, मैं बहुत मशकूर हूँ इनका, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बुलाया है, बल्कि इतना अच्छा कॉन्क्लेव करवा रहे हैं रूल ऑफ लॉ पे। हम अदीब साहब के बड़े मशकूर और ममनून हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं हम लोग याद दिलाने के लिए कि हम लोगों का भी कोई सिविल राइट है। थैंक यू वेरी मच।